press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर। तो आज हम बात करेंगे भारत के पर्वत का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उस पर मैंने उत्तर भारत के जितने भी पर्वत हैं, हिमालयन जो भी पर्वत हैं, उनके बारे में बात की थी हम लोगों ने, और डिटेल से उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। आज हम बात करेंगे भारत के मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो इन पे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है मध्य और दक्षिण भारत में, वो थोड़ा सा एक बार हम ओवरव्यू ले लेंगे मैप के थ्रू। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक उत्तर भारत का, मतलब कि इसके ऊपर वाली लोकेशन का हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये पूरा हिमालयन बेल्ट हम लोगों ने कवर किया था। जितने भी हिमालय के भाग थे वो सब मैंने इसके पहले पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ वो वीडियो देखो, तब आपको ये बाकी चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज दक्षिण और मध्य भारत के जो भी पर्वत पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बार मैप में यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, जैसे ये विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये सब आपको दिख रहे होंगे मैप में। और आज हम इनके बारे में और कुछ दक्षिण भारत के जो भी हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार मैप देख लो अच्छे से, ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहें और आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाए। मैप में आप एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ईस्टर्न घाट, ये पूरा एरिया ईस्टर्न घाट कहलाता है और ये पूरा एरिया वेस्टर्न घाट कहलाता है। ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वी घाट, ठीक है, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। और ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ठीक है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिस पे एक सारी डिटेल होंगी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। अभी केवल आप ध्यान रखो कि इस वाले एरिया को पूर्वी घाट बोलते हैं और इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, क्लियर है इतना? ओके, तो आज हम मध्य भारत और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, जिनमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता पर्वत, बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिशन पर्वत श्रेणी, जावदी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, कार्डमम की पहाड़ियाँ, नल्लामलाई, महेंद्रगिरी, मांडव पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल से। इतना डिटेल से आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी वीडियो में आप जाके देख सकते हो जितनी डिटेल से मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से पढ़ना, ताकि आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके और फिर आपको दोबारा इस टॉपिक को कहीं से पढ़ना ना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली के बारे में। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आप ये बात ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगर भारत की पूछेगी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो अरावली है। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसकी उम्र लगभग 570 मिलियन ईयर मानी जाती है, 570 मिलियन ईयर। ओके, यह एक अवशिष्ट पर्वत है। मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, अवशिष्ट पर्वत, है ना, और वलित पर्वत, ये सारे मैंने आपको बताए थे, जितने भी 4 प्रकार के थे। तो उनमें से ये किस प्रकार का है, अवशिष्ट पर्वत है। वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में अरावली और विंध्याचल, सतपुड़ा, इनका एग्जाम्पल दिया था। ये तीनों कैसे पर्वत हैं, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये अवशिष्ट पर्वत हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। यह, इसका फैलाव कहाँ तक है, यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यह कौन कौन से राज्य में इसने कवर करके रखा है, तो राजस्थान से शुरू होता है, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, ये सारे एरिए में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बाकी डिटेल से हम बात करेंगे और आगे चल के। इसकी उत्पत्ति श्री कैम्बियन युग की मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति कब की मानी जाती है, श्री कैम्बियन युग, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, सिर्फ श्री कैम्बियन युग की मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और स्पेशल टॉपिक हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दिल्ली, हरियाणा से लेकर गुजरात तक है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि दिल्ली में इसे रायसीना पहाड़ी कहते हैं, ठीक है, दिल्ली में इसे क्या कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है। रायसीना की पहाड़ी में क्या स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है। और ये किसकी, रायसीना पहाड़ी किसका पार्ट है, ये अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है।
नेक्स्ट है राजस्थान में सांभर झील से लूनी नदी निकलती है। इस नदी का जल ऊपरी क्षेत्रों में मीठा एवं निचले क्षेत्र में खारा है। ठीक है, राजस्थान पे आप याद रखना कि लूनी नदी वहाँ से निकलती है, जिसका जो जल है वो ऊपरी क्षेत्र में कैसा है, मीठा है, एवं निचले क्षेत्र में कैसा है, खारा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे अंतः अपवाह नदी कहते हैं। ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्यों शामिल किया है, क्योंकि ये गुजरात राजस्थान की बात है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ी है जिस पर अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, तो राजस्थान में क्या है, माउंट आबू की पहाड़ियां हैं जो कि इसी अरावली का हिस्सा है। ठीक है, जिस पर अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, किस पे स्थित है, माउंट आबू की पहाड़ी पे। ठीक है, माउंट आबू की पहाड़ी किसका हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है माउंट आबू की पहाड़ी के समीप राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये दिलवाड़ा का जैन प्रसिद्ध मंदिर है जो कि अरावली पर्वत श्रेणी में है। कहाँ पे, राजस्थान के पास है। ठीक है, राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जिसे किसने बनवाया था, जिसे विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, विमल शाह द्वारा। ठीक है, जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर अरावली पर्वत श्रेणी पे है। कहाँ पे है, माउंट आबू की पहाड़ियों के समीप। कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और ये विमल शाह जो है ये किस वंश का था, ये चालुक्य वंश का था। आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे लूनी नदी के पश्चिम में थार मरुस्थल एवं इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, ये एक फैक्ट है, आप ध्यान रखना। तो है लूनी नदी के पश्चिम में थार मरुस्थल एवं इंदिरा गांधी नहर स्थित हैं। ठीक है, पश्चिम में क्या है, थार मरुस्थल है और इंदिरा गांधी नहर है, किसके, लूनी नदी के। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है थार मरुस्थल उष्ण मरुस्थल। उष्ण का मतलब गर्म मरुस्थल का उदाहरण। ठीक है ना, थार मरुस्थल कैसा है, एक उष्ण मरुस्थल है, ध्यान रखना आप। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। अभी मैं आपको इनके फैक्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं इनको आपको जितनी भी श्रेणियाँ मैं बता रहा हूँ सबको अभी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा कि उनका लोकेशन कहाँ पे और कहाँ पे स्थित है वो। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, अभी आप केवल थ्योरेटिकल पार्ट देखो, मैं आपको मैप में अच्छे से इनको क्लियर कर पाऊंगा आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विंध्याचल का विस्तार गुजरात से लेकर बिहार तक है। तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ तक है, गुजरात से लेकर बिहार तक है। मतलब गुजरात से स्टार्ट हुआ है और बिहार तक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है ना, बिहार में इसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को बिहार में किस नाम से जानते हैं, कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्टेट में है, गुजरात में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है और झारखंड में है। आप ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी काफ़ी बड़ी पर्वत श्रेणी है जो कि कई राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यह पर्वत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा निर्धारित करता है। तो यह पर्वत क्या करता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब एमपी और यूपी के बॉर्डर में भी ये पर्वत है, तथा भारत को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में विभाजित करता है। अपने इंडिया के बीचों बीच यह पर्वत है, इसलिए यह भारत के ऊपर वाले हिस्से को और भारत के नीचे वाले हिस्से को दोनों को क्या करता है, अलग करता है, मतलब विभाजित करता है। इसीलिए इसे भारत का विभाजक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि भारत का विभाजक कौन से पर्वत को कहा जाता है, तो विंध्याचल पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत क्षेत्र अत्यधिक खनिज जैसे बलुआ पत्थर, जिप्सम इत्यादि होते हैं जिनका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, जिन्हें भवन निर्माण सामग्री भी कहते हैं। तो इसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें खनिज जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम इत्यादि, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, विंध्याचल पर्वत में, और जिनका उपयोग जो है वो भवन निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें भवन निर्माण सामग्री भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वत में अनेक प्रकार के खनिज जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है ना, जिनका उपयोग घर के निर्माण के लिए का होता है। ठीक है, इसके कुछ भाग को झारखंड में पारसनाथ कहा जाता है, जिस पर प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। तो एक इसका हिस्सा है झारखंड में जिसे क्या कहा जाता है, पारसनाथ कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ कहाँ पे है, पारसनाथ झारखंड में है। ठीक है ना, और ये किसका हिस्सा है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, और इसी पे एक जैन मंदिर भी स्थित है। ठीक है, वो दिलवाड़ा वाला जैन मंदिर मत याद रखना, वो दिलवाड़ा वाला जैन मंदिर कहाँ पे है, वो
राजस्थान पे है, ठीक है ना, अरावली पे। ये अलग एक जैन मंदिर है, वो भी कहाँ पे है, विंध्याचल में है, ध्यान रखना आप। फिर नेक्स्ट है हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है, ये इसे अन्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि गुजरात में इसे राजपीपला पर्वत कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसे महादेव पहाड़ी कहते हैं। तो गुजरात में क्या कहते हैं, राजपीपला पर्वत, ठीक है। और मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में कहते हैं महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी पे ही पचमढ़ी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस जगह है पचमढ़ी, एक पर्यटक स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में है। किसमें, महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी किसका हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, ठीक है ना, जिसपे ये पचमढ़ी स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। तो ये महादेव पहाड़ी पे ही स्थित है। कौन सी, धूपगढ़। धूपगढ़ इससे किसकी सर्वोच्च चोटी है, किसकी, सतपुड़ा पर्वत की, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़, ठीक है ना, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं इसको, मैकाल पर्वत बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, मैकाल। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक की चोटी, ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर रखना है। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं सतपुड़ा को, सतपुड़ा पर्वत को मैकाल पर्वत बोलते हैं, ठीक है ना, आप ये बात ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, महादेव की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। और ऐसे ही गुजरात में क्या बोलते हैं, राजपीपला पर्वत बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मैप में ये सारी चीज़ें। मैप में आपको मैंने जितनी भी ऊपर बताई हैं सबको क्लियर किया है अच्छे से। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हम लोगों ने गुरु शिखर और अरावली के बारे में पढ़ा। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के पास, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, जो कि अलग अलग राज्यों में मैंने बताया, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, है ना, इन सब राज्यों पे फैला हुआ है। इसी को बिहार में कैमूर भी बोलते हैं। और इसी का कुछ हिस्सा झारखंड में है जिसको पारसनाथ बोलते हैं। ये सारे किसके हिस्से हैं, ये सारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के हिस्से हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट फिर मैंने बात की थी सतपुड़ा के बारे में। तो सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे वाले हिस्से में है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सतपुड़ा को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। जिसकी महादेव पर्वत पे सर्वोच्च चोटी कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और एक बात आपको इसमें और ध्यान रखना है कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी निकलती है और दक्षिण में ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है। दोनों नदियों के बीच में है सतपुड़ा पर्वत, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से निकलती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका आप अच्छे से लोकेशन देख लो और इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर एक पॉइंट और है इसमें सतपुड़ा के बारे में, उत्तर में नर्मदा व दक्षिण में ताप्ती बहती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर है हमारा अजंता पर्वत श्रेणियाँ। अजंता पर्वत श्रेणी यह पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से नोट करवा दिया है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में है, वो महाराष्ट्र में है, कौन सी, अजंता, ठीक है। और इसके बारे में क्या है, इस पर्वत में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो जो इसमें पर्वत में गुफाएं स्थित हैं वो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए, वहाँ पे गुप्तकालीन का मतलब काफ़ी समय पहले की जो चित्रकला थी वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अजंता पर्वत श्रेणी, ध्यान रखना आप, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है बालाघाट पर्वत श्रेणी। बालाघाट पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, पश्चिम घाट में हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी से निकलते हुए यह पर्वतमाला दक्षिण पूर्व की ओर महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा तक फैला हुआ है। तो बालाघाट पर्वत श्रेणी जो है वो पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। ये हिस्सा पूर्वी घाट है और ये हिस्सा पश्चिमी घाट है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि पश्चिमी घाट में हरिश्चंद्र पर्वत कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी से निकलते हुए यह पर्वतमाला दक्षिण पूर्व की ओर महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा तक फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है इसका लोकेशन क्या क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, ठीक है, बालाघाट पर्वत श्रेणियों का, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे उत्तर में गोदावरी नदी व दक्षिण में भीमा नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रेणी है
तो ये उत्तर में बालाघाट पर्वत श्रेणी, उत्तर में ये गोदावरी नदी और दक्षिण में कौन सी, भीमा नदी, दोनों के बीच में क्या जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, उत्तर में गोदावरी नदी है इसके और दक्षिण में कौन सी है, भीमा नदी है, और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में ये पर्वत श्रेणी स्थित है, बालाघाट पर्वत श्रेणी। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरिश्चंद्र पर्वत। अभी मैंने आपको बताया हरिश्चंद्र पर्वत कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, जिन पे सिर्फ आपको लोकेशन ध्यान रखना है उन पे मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, बाकी जिनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने जरूरी है उनके बारे में आपको सारे फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये इनकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अपने इंडिया के मैप में, कहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं। जैसे अजंता के बारे में हमने बात की, अजंता महाराष्ट्र में है। ठीक है, बालाघाट मैंने बताया कि ये भी हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले पार्ट हिस्से में है। हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इनकी आप लोकेशन एक बार अच्छे से ध्यान रखो, और मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ, साथ में आपको मैप भी दिखाता चल रहा हूँ ताकि आपको इनकी लोकेशन भी क्लियर रहे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जावदी पहाड़ियाँ। जावदी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि जावदी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं, तो आपको मेनली कौन कौन सी चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। जैसे अरावली के बारे में आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, एक एक पॉइंट। विंध्याचल के बारे में आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, सतपुड़ा के बारे में ध्यान रखना है। ओके, इतने हो गए, और अभी मैं दक्षिण भारत के जितने बताऊंगा उनको आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने फैक्ट मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसकी एक लाइन भी मिस नहीं कर सकते, ऐसी सारी पॉइंट इसमें मैंने नोट किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मेन दक्षिण भारत के जितने भी हैं उनके बारे में। जैसे सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, यह पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है नल्ला मलाई, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। यह आंध्र प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हमारे इंडिया के मैप में इस वाले लोकेशन पे है, और यहाँ पे दक्षिण में क्या है, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ स्थित है, जो कि कहाँ पे है, कृष्णा नदी के दक्षिण में है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण में नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, काफ़ी फेमस है ये, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। कहाँ कहाँ है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, जहाँ पे क्या क्या पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट ये था, पूर्वी घाट ये था, जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहीं पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि पहला फैक्ट है इसमें, इसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सर्वोत्तम चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा चोटी है इसकी सर्वोत्तम, ये बात आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आई थिंक इतनी बार पूछा जा चुका है कि मैं कह नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। जितनी बार इस पे वेरी वेरी आप लगा सकते हो उतनी बार इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आप लिखो। ठीक है, तो इसकी सर्वोत्तम चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा है। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो पहली कौन सी है, पहली के बारे में भी हम नेक्स्ट जस्ट इसके बाद पहली वाली की ही बात करेंगे। ठीक है, अनाईमुदी करके है, अनाईमुदी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये डोडा बेट्टा कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और तमिलनाडु की पहली सबसे ऊंची चोटी। पूरे तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा। और दक्षिण भारत में अगर हम बात करेंगे पूरे दक्षिण भारत की, तो दूसरे नंबर की है। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति के बारे में आपने सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध टोडा जनजाति है जो कि यहीं पे निवास करती है। ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया पे निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, नीलगिरी की पहाड़ियों पे टोडा जनजाति निवास करती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ी के बारे में देखते हैं। यह केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे, जिस पर दुनिया की जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। तो अभी मैंने बात की कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पे है, अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, और डोडा बेट्टा कौन सी थी, डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी और तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी थी। ठीक है ना, तो आप अनाईमुदी ध्यान रखना, अनाईमुदी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, यह है केरल व तमिलनाडु राज्य में फैली हुई हैं।
तथा भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? केरल और तमिलनाडु के राज्य में है, और ये भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है। ठीक है ना, फिर इसके बाद कोई और भी पहाड़ी नहीं है भारत में। ठीक है ना, सबसे अंतिम दक्षिण भारत में सबसे लास्ट में ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। और कार्डेमम इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे इलायची की खेती होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलायची पाई जाती है और इसीलिए इसे कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है ना, और इसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। वो भी इसके बारे में आगे हम कुछ टॉपिक और हैं वो भी देखेंगे। इनकी आप लोकेशन देख लो सभी की। तो अभी हमने क्या क्या बात करी, किसके किसके बारे में? तो बालाघाट के बारे में हमने बात करी। ठीक है, नल्ला मलाई के बारे में हमने बात की, जावदी पहाड़ियों के बारे में बात की, नीलगिरी के बारे में बात की, अन्नामलाई की बात की और कार्डेमम पहाड़ियों की बात की। इन सब का आप लोकेशन अच्छे से देख लो, इसके बारे में मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ सबसे लास्ट में हैं। ठीक है, अन्नामलाई यहाँ पे है, जिसकी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी उसी पे स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी यहीं पे हैं, जो कि जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। ये बात आप ध्यान रखना। और जावदी मैंने बताया था दक्षिण भारत में, आप तमिलनाडु वाले एरिया में है जावदी, है ना, ध्यान रखना आप। और नल्ला मलाई के बारे में हमने बात की थी कि कृष्णा नदी के नीचे है, दक्षिण में है, आंध्र प्रदेश में। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। बिल्कुल भी इन पर आप डाउट मत क्लियर करना, एकदम ऐसा कि कोई भी डाउट ना रह जाए, मतलब पूरी तरह से अच्छे से क्लियर कर लेना, कोई भी डाउट इस पर रखना नहीं है आप, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, कार्डेमम की पहाड़ियाँ इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये मैंने आपको बता दिया। इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ इलायची के लिए फेमस है खेती के लिए, इसीलिए इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और भी हैं 2-3, मैं उनको भी बता देता हूं क्योंकि कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। मैंने कहा अभी आपसे कि एक भी ऐसी इस पे टॉपिक या पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो मैं इस पे आपके कवर नहीं कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन छूटे। ओके, तो नेक्स्ट है मांडव पहाड़ियाँ। यह गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये? गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। कौन सी? मांडव पहाड़ियाँ। ठीक है ना, मांडव कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? काठियावाड़ में। ठीक है, क्लियर है आपको, ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट है सेवराय की पहाड़ियाँ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यह कहाँ पे पाया जाता है या फिर कहाँ पे स्थित है ये। तो यह पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है ना, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में भी मैप में दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने नोटिस किया है यहाँ पे, आप देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसको आप ध्यान से देखो, ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। अभी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जस्ट इसके बाद बनाऊंगा। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी पर्वतों के बारे में, देन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। उस पर मैं सारे इसके जितने भी पॉइंट हैं सब कवर करूँगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से। ओके, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। ठीक है, पूर्वी घाट की कौन सा एरिया था? ये वाला पूर्वी घाट था, हमारा पूर्वी घाट था ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट की कौन सी है? पश्चिमी घाट की अनाईमुदी है, जो मैंने बताया आपको कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आप एक बार मैप देख लो, जो भी और पहाड़ियाँ मैंने बताई उनके बारे में। तो मांडव की पहाड़ियाँ अभी हमने इसके बारे में बात की, सेवराय की पहाड़ियाँ इसके बारे में भी हमने बात की। और 2-3 चीज़ें और आप ध्यान रखो, नामचा बरवा पर्वत ये कहाँ पे है? पूर्वी तिब्बत में है, मतलब अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पे है ये नामचा पर्वत। ठीक है, सबसे पूर्वी पर्वत है ये। और सैंडल पीक ये अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सैंडल पीक। ठीक है, ग्रेट निकोबार में है सैंडल पीक, आप ये भी ध्यान रखना। और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारचो, ये भी आप ध्यान रखना। तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सा? सैंडल पीक, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, और नामचा बरवा पर्वत पूर्वी पर्वत है, जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है। ओके, ध्यान रहेंगे आपको ये चीज़ें, यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक तथा लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे शायद गलत हो गया है, नारचो है। ठीक है ना, नारचो। ओके, ध्यान रहेगा आपको। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।